Hello everyone, welcome to the Manulo classes in the session of daily news analysis. Today is 10th of December 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. Today is 10th of December जो कि वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ह्यूमन राइट्स डे के रूप में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, कोमेमोरेट करते हैं इसको 10th ऑफ दिसंबर को। इसी दिन 1948 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने जो है ह्यूमन राइट्स का एक चार्टर था, एक रेजोल्यूशन था, उसको अडॉप्ट किया था। सो दैट्स व्हाई 10th ऑफ दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज द ह्यूमन राइट्स डे ग्लोबली। सो ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स आया है। चलिए तो अब हम चलते हैं प्रीवियस डे सेशन के बेसिस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी तरफ। So let's have the question number 1. Recently, Nepal signed the Belt and Road Initiative Cooperation Framework with. नेपाल ने अभी जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क साइन किया है, तो वो किस कंट्री के साथ में साइन किया है। देखो, जो BRI जो इनिशिएटिव है, जो प्रोजेक्ट है, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव जो है वो चाइना का है और नेपाल ने अभी रिसेंटली इसको साइन किया है चाइना के साथ में। सो द करेक्ट आंसर इज डी फॉर डेल्टा, जो कि चाइना है करेक्ट आंसर। विच कंट्री इनिशिएटेड इट एज वन बेल्ट वन रोड इन 2013? It seeks to connect Asia with Africa and Europe via land and maritime networks. So ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है इसको 2003 में चाइना ने लॉन्च किया था। सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज चाइना। और चाइना का ये जो प्रोजेक्ट है, ऐसे समझो कि वर्ल्ड में चाइना का जो डोमिनेंस है इंडस्ट्री में, कॉमर्स में, ट्रेड में, मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में, उस सब को डोमिनेट करने के लिए एक ऐसा एफर्ट है जिसमें वर्ल्ड में हो सकता है चाइना बहुत बड़ा माइलेज इसमें ले ले वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल शेयर्स अ लॉन्ग लैंड बॉर्डर विद इंडिया एंड एक्ट एज अ बफर जोन बिटवीन बोथ कंट्रीज, जो कि चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल एज अ बफर कंट्री काम करता है। सो इंडिया और नेपाल के बीच में अराउंड 1800 किलोमीटर का जो लैंड बॉर्डर है वो शेयर होता है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ आप एक बार इंडिया और नेपाल के बीच में जो लैंड बॉर्डर है उसको आप देख लीजिए। ये आपका नेपाल है, नेपाल के साथ में इधर तो हमारा जो उत्तराखंड है वो बॉर्डर शेयर करता है, ये उत्तर प्रदेश है ये भी बॉर्डर शेयर करता है, इधर हमारा बिहार है ये भी बॉर्डर शेयर करता है, इधर सिक्किम है ये भी बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ से वेस्ट बंगाल भी बॉर्डर शेयर करता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन अपीयर हुआ है, वो कैसे कि इंडिया के कितने स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ में लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। सो आप मेरे को ऑप्शन आप काउंट करके बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इंडिया के कितने स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ में लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। सो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? सो ये जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की स्ट्रेटेजी है आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि ये चाइना की एक पॉलिसी है और इंडिया के अगेंस्ट में है। ये तो चाइना चाहता है कि इंडिया के अगेंस्ट में जो इंडिया के फ्रेंडली नेशंस हैं उनके सबके साथ में चाइना अपने फ्रेंडली रिलेशंस बनाना चाहता है, और वो चाहता है कि जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो एंटी इंडिया हो जाएं। सो यही उसकी पॉलिसी है, स्ट्रेटेजी है, दैट इज स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो है पॉलिसी उसकी जो है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि अगर चाइना की पॉलिसी का नाम है स्ट्रिंग ऑफ पल्स, तो इंडिया ने इसके लिए एक काउंटर स्ट्रेटेजी भी लॉन्च कर रखी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इंडिया की उस पॉलिसी का नाम बता दीजिए जो इसको काउंटर बैलेंस करती है, इस स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी को, स्ट्रेटेजी को। सो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिए। मराओ पोर्ट इज पार्ट ऑफ द चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी अगेंस्ट इंडिया, इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये जो मराओ पोर्ट है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है?
पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या मालदीव्स? सो द करेक्ट आंसर इज मालदीव्स। ये जो मराव पोर्ट है वो मालदीव का एक पोर्ट है जिसको चाइना कुछ कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स वगैरह करके उसको मींस अपने ऑपरेशंस के लिए यूज करने का उसका पूरा प्लान है और कुछ कोऑपरेशन से रिलेटेड एग्रीमेंट वगैरह भी उन पर काम हो रहा है मालदीव्स के साथ में। तो ये भी स्टिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ब्रेन रॉट रिसेंटली इन न्यूज and has been Oxford Word of the Year 2024 it is associated with। तो ये किससे एसोसिएटेड है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपर एक्टिव ब्रेन्स विद इंक्रीज्ड मेमोरी, डिटोरिएशन ऑफ ब्रेन ड्यू टू अ वायरस या डिटोरिएशन ऑफ ब्रेन ड्यू टू ओवर कंजम्पशन ऑफ कंटेंट ऑफ सोशल मीडिया। सो इसका करेक्ट आंसर हमने लास्ट सेशन जब मेरे साथ में आपने डिस्कस किया था तब हमने इसका डिस्कशन भी किया था और बताया था कि जो ब्रेन रॉट है वर्ल्ड में एक बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है ड्यू टू ओवर कंजम्पशन ऑफ मीडिया ऑन सोशल मीडिया, या जो ऑनलाइन कंटेंट होता है उसके ओवर कंजम्पशन की वजह से जो हमारा ब्रेन है उसकी मेमोरी वगैरह वो सब डिटेरियोरेट हो रही है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट डज नॉट एसोसिएट विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ महाकुंभ मेला? सो इसमें हमने यहाँ 4 स्टेट्स हैं आपके सामने, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो है PYQ में। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर कुंभ का मेला, महाकुंभ का मेला ऑर्गेनाइज नहीं होता? देखो उत्तराखंड में होता है गंगा पर, जो कि हरिद्वार वाले रीजन में हम देखते हैं। महाराष्ट्र में होता है, आप सबको पता होगा, नासिक में, है ना। और मध्य प्रदेश में होता है आपका उज्जैन, उस रीजन में गोदावरी रिवर पर। बिहार में महाकुंभ ऑर्गेनाइज नहीं होता, सो द करेक्ट आंसर इज बिहार। तो ये टोटल 4 स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और 4th स्टेट है उत्तर प्रदेश, जो कि अभी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ को जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 2025 में जनवरी से फरवरी तक। अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर, टुडेज करंट अफेयर्स एंड जीके। रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, सुप्रीम कोर्ट टेल्स वेस्ट बंगाल। इसका बैकग्राउंड क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर हम इस जजमेंट पर चलते हैं। अभी हालांकि फाइनल जजमेंट नहीं है, अभी ओरल ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इश्यू क्या था कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आई और उन्होंने ओबीसी की एक लिस्ट बनाई जिसमें उन्होंने रिलीजन के बेसिस पर मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत सारे उसमें कम्युनिटी में कहूँ मैं कास्ट, हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी में कास्ट नहीं होती, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत सारे जो सब उसमें क्लासिफिकेशन है उनको ओबीसी की लिस्ट में उन्होंने ऐड कर दिया। और उस ऑर्डर को, उस लॉ को चैलेंज किया गया वेस्ट बंगाल की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को, इस लॉ को जो है नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने कहा कि रिलीजन के बेसिस पर हम रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते। इस ऑर्डर को, इस लॉ को मींस हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कपिल सिब्बल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के इस के अगेंस्ट ये अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। हालांकि अभी इसमें और भी हियरिंग्स बाकी है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रिजर्वेशंस शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन व्हाइल हियरिंग एन अपील। तो इस अपील को सुनते हुए कहा, और एक्चुअल में ये बात आपको भी ठीक लग रही होगी कि देखो रिलीजन के बेसिस पर भी अगर रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हो गया तो सोसाइटी में जैसे कास्ट बेसिस पर जो रिजर्वेशन मिल रहा है तो उससे कास्ट को बहुत ज्यादा पावर भी मिलती है। पावर इन द सेंस कि कास्टिज्म है वो फिर कभी खत्म होने का जो है नाम ही नहीं लेता। तो सोसाइटी हमारी कास्ट में बढ़ती चली जा रही है। अब अगर रिजर्वेशन को हम रिलीजन के बेस पर देना स्टार्ट कर दें तो हमारा कंट्री, हमारी सोसाइटी रिलीजन के बेस पर फिर से डिवीजन की ओर हम बढ़ जाएंगे। जैसे कभी 1906 में जब हम देखते हैं मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, है ना, और उसके बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई,
बहुत सारा हम जब हिस्ट्री में जाते हैं तो जब भी हम ऐसे सेपरेशन वाली चीजों को एक्सेप्ट करते हैं तो सोसाइटी हमारी आगे चल करके डिवीजन की तरफ मूव करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तो मुझे लगता है कि एक सही स्टेप लिया है कि भाई अगर हम ओबीसी की लिस्ट में इस तरीके से रिलीजन के बेसिस पर कम्युनिटीज को ऐड करते जाएंगे तो दिक्कत होने वाली है, और वो दिक्कत क्या होगी, इस सोसाइटी डिवीजन की तरफ आगे बढ़ जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट का क्या आर्गुमेंट था, वहां सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर ने कहा कि इंक्लूजन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटीज इन द ओबीसी लिस्ट वाज बेस्ड ऑन देयर बैकवर्डनेस एंड नॉट रिलीजन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का यह कहना है कि ये सब आप गलत बता रहे हो, एक्चुअल में आपने जो ओबीसी की लिस्ट बनाई उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को आपने ऐड किया, और वे भी ओनली रिलीजन के बेसिस पर। अभी इसमें जो हियरिंग है अभी बाकी है और भी होनी है। एक चीज और कही सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा कि भैया आपने जब इन ओबीसी लिस्ट में नई कम्युनिटीज को ऐड किया तो आपने कोई सर्वे करवाया था, और वो सर्वे करवाया था तो आप उसकी रिपोर्ट हमें बताओ कि उसका क्या स्कोप था, उसका नेचर क्या था, ये आप बताओ हमको। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई जब भी आप सबको पता होगा कि एससी एसटी प्लस ओबीसी इन कम्युनिटीज को लेकर इनके लिए रिजर्वेशन वगैरह कुछ की भी बात होती है तो उसके लिए हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर लेते हुए हमारे पास में कमीशन है, एसटी कमीशन भी है, शेड्यूल कास्ट कमीशन भी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी है। तो बोला इन आपने क्या जो ओबीसी कमीशन है मीनिंगफुल कंसल्टेशन उसके साथ में किया, वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, क्या इसके साथ में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन किया था? अगर किया था तो भैया बिफोर डेजिग्नेटिंग दीज कम्युनिटीज एट ओबीसीज एंड वेदर कंसल्टेशन वाज डन व्हाइल सब क्लासिफाइंग दीज कास्ट, तो आपने उसमें भी जब सब क्लासिफिकेशन किया तो वेस्ट बंगाल का जो बैकवर्ड कमीशन है क्या उससे आपने बात की, कोई कंसल्टेशन किया तो क्या किया, उसकी डिटेल आप हमको प्रोवाइड कराओ। जनरली होता क्या है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं अपनी पॉलिटिकल वोट बैंक वगैरह के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं अगर जुडिशरी उस पर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस ना लगाए तो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इम्पैक्ट ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट। हाई कोर्ट के जजमेंट का जो इम्पैक्ट है उस पर भी हाई कोर्ट का जजमेंट अफेक्टेड पोर्शंस ऑफ वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस को उसने अफेक्ट किया, जिसके बेसिस पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 2012 इसमें इम्पैक्टिंग 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड इन 2010। तो 2010 से हम अगर देखें तो इस एक्ट के बेसिस पर बहुत सारे ओबीसी सर्टिफिकेट बांट दिए गए। अब अगर कोई गवर्नमेंट पहले से ही ओबीसी सर्टिफिकेट इतने सारे लोगों को दे चुकी है कि आपको इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर रिजर्वेशन मिल जाएगा जॉब्स में, तो और सुप्रीम कोर्ट क्या करे, बाद में हाई कोर्ट क्या करे, इस रिजर्वेशन की लिस्ट को, ऐसे सर्टिफिकेट्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, तो इतने सारे लोगों पर इम्पैक्ट तो होगा ही। ठीक है, तो हालांकि बाद में ये कहा गया है कि जो 2010 से पहले जिनको सर्टिफिकेट मिले उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सो कुल मिलाकर की बात यह है कि रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए रिलीजन के बेसिस पर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन जो टॉपिक है वो है कि यूनियन गवर्नमेंट नेम्स संजय मल्होत्रा एज आरबीआई गवर्नर। तो ये मिस्टर संजय मल्होत्रा है जिनको अब अपॉइंट किया जाएगा, अभी इनका नॉमिनेशन हो चुका है आरबीआई के गवर्नर के रूप में। ठीक है, ये 26 नंबर के गवर्नर होंगे, अभी तक 25 गवर्नर्स रह चुके हैं आरबीआई के जब से आरबीआई बनी। ये शक्तिकांत दास जो है, मिस्टर शक्तिकांत दास, उनको रिप्लेस करेंगे। इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है और बैंकिंग रेगुलेशन है। आप सबको पता होना चाहिए कि आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को डील करती है और मॉनेटरी पॉलिसी को डील करती है, जैसे सीआरआर है ना, आरआर, रिवर्स रेपो रेट, या और भी जो है एसएलआर वगैरह है। ऐसी बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, पॉलिसीज होती हैं, उन सबको डील करती है आरबीआई। प्लस जो बैंकिंग वाला मैटर हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, दोनों को हम एक दूसरे से रिलेट करके देख सकते हैं। जबकि जो फिस्कल पॉलिसीज होती हैं उनको डील करती है गवर्नमेंट। तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट डील करती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डील करती है। अब इनके साथ में सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि जब ये नए गवर्नर बनेंगे
तो उनके सामने चैलेंज है कि अभी मार्केट में या इंडियन इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो अपने आप में काफ़ी रेंज तक एक बड़ी प्रॉब्लम भी होता हुआ दिख रहा है। तो ये कैसे उस इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को डील करेंगे और कैसे इंडियन इकोनॉमी जो जो है अपवार्ड मूव कर रही है उसमें भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो एक डिमांड का भी उसमें होता है और इकोनॉमी बूस्ट भी होती है। अगर मार्केट में डिमांड नहीं होती तो इन्फ्लेशन नहीं होता, और डिमांड नहीं होगी तो जो इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि परचेज करने वाले लोग कम होंगे तो कंपनी का प्रोडक्शन भी डाउन होगा, तो इकोनॉमी एक्सपेंड नहीं करेगी। तो ये इनके सामने चैलेंज होगा। अब एक और न्यूज है, वो है कि मिस रीज विजिट टू ढाका। आप सबको पता होगा कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं न्यूली, जिनका नाम है विक्रम मिस्री, और इनको अपॉइंट किया जा चुका था फॉरेन सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। विक्रम मिस्री ये इनका नाम है। इन्होंने अभी ढाका की विजिट की है। ढाका का बांग्लादेश, वहां पर गए तो इनके साथ में कंसल्टेशन हुआ है, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन विद हिज बांग्लादेशी काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का मतलब जैसे यहाँ से ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं तो वैसे ही बांग्लादेश के भी फॉरेन सेक्रेटरी, दोनों का आपस में मीटिंग हुई। उनका नाम है मोहम्मद जो है जशीम उद्दीन, ये उनका नाम है। उनके साथ में मीटिंग हुई है। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने कंसर्न अपने रेज किए हैं। कंसर्न क्या रेज किए हैं कि जो बांग्लादेश में नॉन मुस्लिम पीपल है, हिंदू कम्युनिटी है, उनके टेम्पल्स को, उनके रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को, उन लोगों को, उनके साथ वहाँ पर जो है जेनोसाइड हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को बर्न किया जा रहा है, उस पर इंडिया ने अपना कंसर्न रेज किया कि भाई इनको आप सेफ्टी इनकी सिक्योर कीजिए। हालांकि बांग्लादेश क्या कह रहा है, ये सब हमारा इंटरनल मैटर है। दूसरा, बांग्लादेश ने क्या रिस्पॉन्स किया, बांग्लादेश ने कहा कि भैया आपका जो असिस्टेंट हाई कमिश्नर ऑफिस जो बांग्लादेश में अगरतला में था हमारा, वहां पर जो अटैक हुआ था इनके ऑफिस पर, तो बोला भाई इसको भी आप सेफ्टी एंश्योर कीजिए। ठीक है, तो उन्होंने ये वाला इशू उठा दिया। तो यहाँ पर दोनों की अगर हम अल्टीमेटली फिलहाल की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि जो बायलैटरल रिलेशन है उन दोनों को हम अच्छा करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, और उसमें कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बना रहेगा दोनों ही कंट्रीज के बीच में। हालांकि जो इंटरनेशनल पॉलिसी, गवर्नमेंट या कहूँ पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि जब तक ये गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस की रहेगी, जब तक कट्टरपंथियों की वहां पर गवर्नमेंट रहेगी, इंडिया के साथ में उनके रिलेशन ठीक नहीं हो सकते। जैसे कहा जाता है कि जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के पीएम है, उनके रहते हुए इंडिया और कनाडा के रिलेशंस ठीक नहीं हो सकते, वैसे बांग्लादेश के साथ में भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होंगे जब तक कि वहां पर एक प्रॉपर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी। तो आज के इस सेशन में गाइस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में और नए टॉपिक्स के साथ में। सो गाइस आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।